हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी जोन। और आज अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC के थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसा आपको पता होगा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और अपना थर्ड लेक्चर है इस सीरीज़ का, जिसमें हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ट्रिवियल नेमिंग और IUPAC का कुछ बेसिस देखेंगे। ठीक है, कल जैसे आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप और उनकी आइडेंटिफिकेशन को। दूसरी ओर हमने देखा था कि किस टाइप से आप यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, दूसरी ओर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई सीरीज़ दे रखी है आपको कंपाउंड्स की, वो होमोलोगस सीरीज़ होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आज हमारा थर्ड लेक्चर है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, और ट्रिवियल नेमिंग हम देखेंगे। तो भैया टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को समझाना जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको डेफिनेशन से कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो वो पूछ लेता है कई बार कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ H2 मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द गिवन कंपाउंड इनटू ए ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मीन्स ये बोल रहा है कि किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना, ओपन चेन बोले तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, सैचुरेटेड बोले तो जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड ही हो, केवल कोई दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, और हाइड्रोकार्बन बोले तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड। तो वो आपको कन्वर्ट करना है कोई भी कंपाउंड, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जितने मुझे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ही क्या कहलाएगी, उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो देखते हैं, आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक मैंने जैसे आपसे बोला कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास इथाइलिन है, इथिन भी बोलते हैं भैया इसको। ये अपने पास इथाइलिन है, और इस इथाइलिन को अगर मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओपन चेन के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना पड़ेगा। ये आपका ईथेन बना या फिर नहीं बना बच्चों। ये इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? पहली चीज़ तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये आपका अनसैचुरेटेड था। ठीक है, ये आपका अनसैचुरेटेड था और ये आपका क्या है, सैचुरेटेड। जो आपके पास सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं कंपाउंड्स, वो सैचुरेटेड होते हैं। दूसरी ओर जो डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जिनके पास होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर डिफरेंस नज़र आया। दूसरी ओर अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया है। मैंने बोला 2 हाइड्रोजन, नॉट 2 H2 यूनिट, लेकिन इसने बोला है कि नंबर ऑफ H2 यूनिट रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो H2 यूनिट का मतलब यहाँ पर ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर बच्चों एक H2 यूनिट का मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ा। एक इथाइलिन को इथेन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी या फिर नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी है। तो इसीलिए इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1। जितने भी H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, वो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रही है बात? आप पीछे बैठिए, ये वाले स्नेहा कहाँ दिख रही है? पीछे आराम से, बिल्कुल। अरे नहीं, उधर की साइड, ठीक है। मैंने बोला CH ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका CH। बताइए ज़रा कि अगर मुझे यहाँ पर ये ओपन चेन अनसैचुरेटेड बनाना है तो मेरे पास यही बनेगा। इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन है 2 और इसके अंदर है 6। बताओ कितने हाइड्रोजन का यहाँ पे डिफरेंस है?
4 का, और 4 का डिफरेंस है तो अपन यहाँ पर 2H2 यूनिट बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 2। कितना होगा बच्चों 2 होगा। समझ में आ रही बात। ऐसे भी आप किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपसे साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। एज यू नो दैट यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पर भी CH2। ये आपकी क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मुझे बनाना है ओपन चेन। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का अगर आप यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये अपना CH3। बिकॉज कहीं से भी आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और दूसरा हाइड्रोजन वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे लगेगा। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 1। वो आप काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी। जितनी भी H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट उतना ही उसका डबल बॉन्ड होता है। ओके, समझ में आ चुका है। फिर भैया ऐसे कब तक चलेगा, भाई आपको बहुत सारे कंपाउंड, बड़े बड़े कंपाउंड्स दे दें, आप तो उनमें गिनने में लग जाओगे कि भाई कितने H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे पड़ रही है। तो इसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट वे है, कोई अल्टरनेट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरा उत्तर है, मेरा आंसर है कि यस, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजी टाइप से। कुछ आपके पास फॉर्मूला हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के, जिनसे आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं और जानते हैं। ओके, इसको एक बार कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया, अच्छा ठीक है भैया। अब हम वापस जाते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। पहला जो अपने पास फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस के रिंग। जितने भी कंपाउंड के अंदर पाई है और जितने आपको रिंग नज़र आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिएगा, आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वही होगा। समझ में आ चुकी है बात। दूसरी चीज़, आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला क्या है, C प्लस के N 1। C बोले तो कार्बन का नंबर, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, माइनस के H प्लस के X का मतलब यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो से है, माइनस के नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। तो आप ये सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा, जैसे मेरे पास कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रिज्म है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाओगे। अब क्यों जाओगे वो तो हम खैर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन बेंजीन का। सभी जानते होंगे कि अपने पास जो प्यारी प्यारी बेंजीन होती है, प्यारी प्यारी बेंजीन होती है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो यही होता है। सभी जानते होंगे इसको तो। हाँ जी, इसको नहीं जाना तो केमिस्ट्री में क्या जाना, रसायन शास्त्र में आपने क्या जाना अगर इसको नहीं जाना तो अपन जानते हैं कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। सभी अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं, और ये अपनी स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। जरा बेंजीन के अंदर अगर मैं पहला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को यहाँ पर एक तो नज़र आ रही है यहाँ पे रिंग, और साथ में मुझे 3 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, मीन्स आपका 3 है पाई। तो टोटल आप कैलकुलेट करने जाओगे तो टोटल आपके पास कितने हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आया आपका 4। कितना निकल के आया बच्चों, 4। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आया 4। दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि पहले वाले फॉर्मूले से मुझे कैलकुलेट करना आ चुका है। सेकंड जो फॉर्मूला होगा आपका C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दी गई है तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन कर रखा होगा। तो उससे कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए अपने सेकंड फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसके लिए सॉरी, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, उसके लिए सॉरी हमें दिल से। तो अपन बता रहे थे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला था ये है। दूसरा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपका कार्बन का नंबर कितना है, 6,
As you know that in molecular formula of benzene, carbon has 6 in number. 6 + 1 माइनस के हाइड्रोजन भी कितने दिख रहे हैं आपको? 6। ना तो आपका x है ना आपका n है। डिवाइड किया मैंने एक 2 से, तो अपन इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो 7 - के 3 कितना बनेगा आपका? 4। तो दोनों चीज़ें सिमिलर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? अभी डिपेंड करता है कि वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है या फिर उसकी स्ट्रक्चर देता है। अगर स्ट्रक्चर देता है तो आप सीधा यहाँ पर पाई और रिंग को कैलकुलेट करिए, आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि वहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन कर रखा है तो आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपके लिए कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ यहाँ पे जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोल रहा हूँ नेफ्थलीन के अंदर। अपन नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन अपने पास क्या होता है? यही होता है। ठीक है, ये बेंजीन दोनों ऐसी इस टाइप से। इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। दूसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, एक ले लेते हैं हम साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं लाइक दिस वन, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिए, इसके अंदर कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर लाइक ऐसे डबल बॉन्ड इस टाइप से। ये 3 कंपाउंड हैं, इनके अंदर आपको कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने पास यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर। 2 तो आपके पास रिंग है और सिंपल आपके पास 5 यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको? पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 7। दूसरी चीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10H8। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बिकॉज हम जानते, मानते और पहचानते हैं कि 10 + के 1 माइनस हाइड्रोजन का नंबर कितना? 8 / 2, तो निकलेगा आपका 4। 11 में से 4 जाएँ तो कितना बचेगा आपका? 7। सही बात है। इसके अंदर आप रिंग कितनी देख पा रहे हो? 2 तो आपके पास पाई है और एक क्या है अपने पास? रिंग। तो टोटल कितना निकलेगा यहाँ पर? 3। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक रिंग है आपकी और एक क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है। तो कितना बन गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 2। सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल होगा भैया। बस आपको पैशन रखना है। क्या रखना है? पैशन रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, अब हम लाइक में एक प्रिज्म ले रहा हूँ। ठीक है, प्रिज्म लेने का प्रयास करते हैं। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मेरे लिए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी, सच बता रहा हूँ, जान से निकल जाती है। ठीक है, मैं ही जानता हूँ कैसे कैसे इनको ड्रॉ करता हूँ। यही मेन चीज़ है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी में बहुत ही कम है। किस में बहुत ज़्यादा कम है? बायोलॉजी के अंदर बहुत कम है मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, और अब भी ये रॉन्ग ही बना है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर बनाने में मैं कैसे कैसे कंपेयर कर रहा हूँ भैया, मुझे ही पता है। ठीक है, अपन अब ज्वाइन करते हैं चीज़ों को, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब भी सही नहीं बना लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को। ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये बन गया अपने पास प्रिज्म। प्रिज्म है कोई ऐसी चीज़ मेरे पास जो प्रिज्म लाइक हो? नहीं है। ये ग्लोब तो दिख रहा है मुझे, ये ग्लोब दिख रहा है, लेकिन ग्लोब का तो कैसे निकालेंगे भैया? इसका ग्लोब निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता है। नहीं ना भाई, इसका कैसे निकालेंगे अपन? नहीं ना। हाँ, तो ऐसा कोई देखते हैं प्रोडक्ट, नज़र में आ रही है कोई चीज़?
चलो एक बुक ही ले लेते हैं, वैसे प्रिज्म है नहीं, रेक्टेंगुलर है, ये तो क्यूब है, क्यूबॉइड है। यहाँ से मैंने कट किया, ये बुक है अपने पास, और बुक को मैंने यहाँ से कट किया ऐसे ही यूँ बीच में से बिल्कुल, ठीक है। इधर वाला पोर्शन अलग हो गया, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया। या फिर आपके पास कोई रूम है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, जंगल में तो नहीं बैठे ना भैया, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, उस रूम को कट कीजिए ऐसे ही हो, डायगोनली कट किया, 2 पार्ट्स के अंदर कट हो गया, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया इसके अंदर आपको फेस काउंट करने आने चाहिए। मैं देखो आपने ऐसे कट किया, आपके पास कोई रूम है लाइक दिस वन, ठीक है। अरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चलो समझ रहे होंगे, विजुअल कर रहे होंगे चीज़ों को। तो मेरे पास देखो इसके अंदर 5 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आपका ये वाला, और एक भाई एक तो आपका ये वाला हो गया ऊपर का, एक नीचे हो गया, एक इधर की साइड हो गया, और एक इधर की साइड, और एक इधर की साइड, मतलब 3 ही तो ये हो गए आपके, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो फेसेस कितने हो गए यहाँ पर? 5 फेसेस। 5 तो हो गए यहाँ पर फेसेस। माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपके? 1 ही बॉक्सेस है ना भाई, 1 ही तो स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कौन सा निकलेगा आपको? 4। कितना निकलेगा? 4। वैसे आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी के संग भी जा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सभी जहाँ से स्ट्रक्चर मुड़ रही है वहाँ पे कार्बन होंगे आपके, कैसे? यूँ यूँ होंगे, नहीं होंगे भाई? होंगे ना, बिल्कुल होंगे ना, हाँ जी। तो अगर यहाँ पर वैसे इसका नाम क्या होता है बताना? प्रिज्मैन, ठीक है। प्रिज्मैन कहलाती है स्ट्रक्चर आपकी होती है, प्रिज्म जैसी होती है, ठीक है। तो कार्बन आपका ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है आपका, ये भी 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है। जितने आपको यहाँ पे कार्बन नज़र आ रहे हैं 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं ना, तो अपने पास यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, बेंजीन के इक्वल होता है। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मोलिकुलर फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 6 + के 1 माइनस के हाइड्रोजन का 6 / 2, तो आपका निकल के कितना आएगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 निकल के आएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अभी नहीं समझ में आई। एक हम क्यूब का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। किसका? क्यूब का। किसका भैया? क्यूब का एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। उससे पहले C4H6 का निकालिए। C4H6 निकालिए एक बार। C4H6 का निकालिए। आप कैसे निकाल पाओगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है आपको। हाँ जी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला आपने, तो 4 + के 1 -6/2 कितना होता है? 3। यहाँ पर आपका 2 ही निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? अब 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 पाई हो, या फिर 2 रिंग हो, या फिर आपका 1 पाई 1 रिंग, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो वो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है भैया। मैंने बोला आपसे कि मेरे पास C4H6 का जो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला है वो निकला है आपका 2, और इस 2 का मतलब है आपके पास कि मेरे पास 2 रिंग हो, 2 पाई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 पाई और 1 क्या हो, यहाँ पर रिंग हो। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर 2 पाई हो, 2 पाई का मतलब क्या है कि मेरे पास कंपाउंड ये पॉसिबल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास अब ये बैक टू बैक भी मिल सकते हैं, लाइक दिस वन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आपका CH, इधर की साइड आपका CH3, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई? हो सकता है ना। हाँ, ये आपके एल्कीन वाली कंडीशन होगी, डाई एल्कीन समझ लीजिए,
ठीक है, जिसमें आपके 2 बार डबल बॉन्ड का यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड का यूज हो सकता है, लाइक मैंने बोला जैसे कि CH आपका 3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये बन गया। फोर्थ आपका ये भी पॉसिबल हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो सकता है नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये किससे आपका एल्काइन से। ये तो हो गया आपका कि पाई से आप कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, किसकी बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास C4H6 है ना, इसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, एक पाई और एक रिंग, मतलब एक पाई और एक रिंग वाली की बात करें। अच्छा, एक पाई और एक रिंग का मतलब ये है कि मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका CH हो जाए, इधर की साइड में आपका CH हो जाए, और ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, लग गया। ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये आपकी पहली स्ट्रक्चर बन चुकी है। दूसरी स्ट्रक्चर मुझे बता सकते हो जहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 1 पाई 1 रिंग बन रहा नहीं बन रहा है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, थोड़ा आइडिया लगाइए। हाँ, अब मैं यहाँ पे पेरेंट चेन 3 की मान सकता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर CH है, यहाँ पर आपका CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका CH हो गया सिंगल बॉन्ड A से, और ऊपर जोड़ दिया मैंने यहाँ पर CH3। बिल्कुल बन सकता है ना, बन सकता है नहीं बन सकता है, बन सकता है ना। हाँ, और क्या बन सकता है? अच्छा, डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे घुमा दूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा तो मेरे पास अलग स्ट्रक्चर बनेगी। तो तीसरा कंपाउंड आपके पास ये पॉसिबल है। मैंने केवल और केवल यहाँ पर ऐसा किया है कि CH, यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड इस बार यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन आपका हटाना पड़ेगा मुझे, एक हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन वो पूरा हट रहा है, मानता कहाँ भैया तू। यहाँ पे मैंने CH नहीं, और ये CH नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड A से और ऊपर आपका CH3 ऐसे लगेगा, होगा नहीं होगा? ये 3 कंपाउंड के अलावा चौथा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे पॉसिबल है, तो देखिए जनाब कैसे पॉसिबल होगा। मैंने चौथा जो कंपाउंड बनाया एक पाई और एक रिंग का, वो अपना ऐसे होगा CH2 डबल बॉन्ड के संग यहाँ पर C, इधर की साइड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH2। ये पॉसिबल होगा नहीं होगा? तो 4 ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर 1 पाई और 1 रिंग होगा। समझ में आ चुकी है बात? कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब वो वाली कंडीशन भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जहाँ पर आपका 2 क्या हो, रिंग हो। अब 2 रिंग में तो सिंपल आपका ऐसे ही होगा ना, कितने हैं? 4 कार्बन, और 4 कार्बन का एक क्या बनता अपने पास, क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, बिकॉज बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे तो होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड ये, ठीक है, जहाँ पर एक रिंग ये दूसरी रिंग ये, इनमें 2 कार्बन बोली तो एक फेस दोनों रिंग्स के लिए कॉमन होता है। ये वाला फेस है जो ये दोनों रिंग के लिए कॉमन है, ये बाईसाइक्लो होता है। अगर कोई सिंगल कार्बन दोनों रिंग्स के लिए अगर कॉमन होता है तो वो उसका क्या होता है, स्पायरो कंपाउंड कहलाता है। बिकॉज स्पायरो को बनाने के लिए मुझे मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर स्पायरो पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल बाईसाइक्लो कंपाउंड ही पॉसिबल है। सो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 से अपने पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है 4 तो यहाँ पे, 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो टोटल 9 स्ट्रक्चर यहाँ से इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से पॉसिबल है। समझ में आ चुकी बात आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें बड़े भैया। नहीं, वो बताने वाली बात नहीं है, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बता ही देता हूँ। चलो कोई नहीं, आप पूछ रहे हो तो एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कि बाईसाइक्लो और स्पायरो क्या होते हैं। जैसे लिख लो एक बार आप,
रुकिए रुकिए रुकिए, वैसे एक बार लिख लीजिए बस आप, ठीक है। रुको रुको रुको, यहीं पे स्लाइड पे कर देते हैं ना। लिख लो वैसे ही, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। वैसे आगे फर्दर लेक्चर में इसकी नेमिंग भी हम सेपरेटली देखेंगे, बट आप बोल रहे हो कि सर बता दो एक बार, तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बोल रहा हूँ स्पायरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा द मॉलिक्यूल विच, देखिए द मॉलिक्यूल which, लिख लिया, the molecule which the two joints ring, the two joint rings are connected by two carbon atoms, are connected by टू कार्बन एटम्स, ठीक है, दो कार्बन से कनेक्टेड होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ब्रिज हेड। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए मैं ड्रॉ करूं, तो मेरे पास लाइक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कोई मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया ऐसे यूँ, और ऐसे 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 ऐसे। इसके बाद मैंने कोई ट्रायंगल बनाया ऐसे यूँ, और यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। ये आपका, ये ध्यान रखना कि ये स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बिकॉज मुझे 4 मिनिमम कार्बन के एटम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोई भी बाईसाइक्लो कंपाउंड ड्रॉ करने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखें आप। और इन सभी में एक फेस क्या है अपना, कॉमन है। एक फेस इनका क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। स्पायरो कंपाउंड क्या होगा अपने पास, स्पायरो कंपाउंड की अगर डेफिनेशन लिखने जाऊँ तो मैं, स्पायरो कंपाउंड सिंपल क्या होगा, द मोलिक्यूल्स in which two rings are connected by a single carbon atom called स्पायरो, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, स्पायरो कंपाउंड होंगे। और स्पायरो कंपाउंड के अगर एग्जांपल देने चाहो तो मेरे पास ये सबसे छोटा क्या है आपके पास, स्पायरो कंपाउंड, बिकॉज ये वाला कार्बन है जो दोनों रिंग, इस रिंग के लिए भी है कॉमन, इसके लिए भी क्या है रिंग। और रिंग केवल और केवल कितने कार्बन की बन सकती है, 3 कार्बन की बन सकती है। तो 3 से ये होना चाहिए था 6 कार्बन, लेकिन एक कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, दोनों रिंग के लिए कॉमन हो गया। तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड कितने होंगे इसके लिए, 5 होंगे। बाकी आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, मतलब अब 4 से बन सकती है, ठीक है। वैसे तो आप कितना भी बड़ा कर लीजिए इसको, लाइक दिस वन कर लिया, ठीक है। आपके पास ऐसे यूँ, और भैया आपके पास यूँ और यूँ, ठीक है। ये भी आपके सभी एग्जाम्पल है किसके, स्पायरो कंपाउंड के। ये बेसिक है, इसकी नेमिंग बाद में बताएंगे अपन, जब 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग देखेंगे। बट हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ही ध्यान रख लो, आपने ही बोला है। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करने का, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छा बता देना कोई दिक्कत हो तो ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी के अंदर भी।
अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ किसी दूसरी स्लाइड पे, मतलब थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेट्रासाइनो इथेन की बात कर रहा हूँ, टेट्रासाइनो इथेन या फिर इथाइलिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको पेन को 3 पॉइंट तक करते हैं और ऐसे यू कलेक्ट हो गया। ये अपने पास CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया, बिकॉज इथाइलिन बनाना मुझे। ठीक है, अब इधर की साइड है तो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर की साइड है तो C ट्रिपल बॉन्ड N। बाकी आप यहाँ से करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर से भी करोगे तो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N। वैलेंसी आपकी हो रही है 4 ही हो रही है ना, 4 ही हो रही है ना भैया? हाँ बिल्कुल राइट है। कितनी हो रही है? 4। लेकिन एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, तो लगा दिया है, तो उसके लिए हमें दिल से सॉरी। कहाँ भैया, तो इसको एज्यूम मत करके चलना, ठीक है? ये हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन तो जैसे सब्जी में नमक होता है, ऐसे आपको एज्यूम करना है, वो घटता बढ़ता रहता है कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछूं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो कितना होगा भैया? खुद बताइए। आपको पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? बताइए कितना हो सकता है? 2 तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 8 तो यहाँ पर होंगे और 1 कार्बन के बीच में होगा। तो टोटल आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना देखने को मिल रहा है? 9। कितना देखने को मिल रहा है भैया? 9 देखने को मिल रहा है। अगर आप फॉर्मूले से भी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर बनेगा, C कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन अपने पास कितने? एक भी नहीं। और नाइट्रोजन कितने अपने पास? नाइट्रोजन है अपने पास यहाँ पे 4। यही तो कंपाउंड का फॉर्मूला है ना। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कार्बन का नंबर 6 प्लस के 1 माइनस के यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कुछ भी नहीं है, नाइट्रोजन का नंबर x प्लस के x माइनस के नाइट्रोजन का नंबर कितना होगा भाई? बताइए। नाइट्रोजन नंबर कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है ना? हाँ 4 दिख रहा है, लेकिन माइनस आपका 0 प्लस 0 माइनस के नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 4, और डिवाइड किया मैंने कितने से? 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 हो गया। अब देखो माइनस माइनस कितना होता है आपका? प्लस होता है ना। तो यहाँ पर 7 प्लस के कितना बने? यहाँ पर 2, और ये कितना निकल के आएगा? 9। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कोई दूसरी स्ट्रक्चर दी है। अच्छा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, अभी कम चलाते आते हैं हमारे पास ये, ठीक है? लाइक मैंने आपसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा ली, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है? इसके अंदर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर, उसके बाद ऐसे यूँ, अरे रे 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 रे, अंडो करो, अंडो अंडो अंडो, है ना? यहाँ से शेप लेते हैं, और ये वो कुछ और हो गई स्ट्रक्चर है ना, क्यूबिक वगैरह हैं ये, मुझे मेरे पास हमें सही तरीके से हैंडल करना नहीं आता एक्चुअली, ठीक है? ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ठीक है? और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। बताइए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? कितना होगा भैया? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे आप, एक तो आपको रिंग दिख रही है, 1 2 3 आपको पाई दिख रहे हैं, एक रिंग दिख रही है, टोटल कितना हो गया भैया? 4। कितना हो गया? 4। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली आपको नहीं हो सकती है यहाँ पर। अब हम जाते हैं किसके ऊपर? एक क्यूब के ऊपर। किसके ऊपर? एक क्यूब के ऊपर।
क्यूबिक स्ट्रक्चर लेते हैं अपन। ये आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़ा सिंपल है यार। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, तो फटाक से बताइए भैया, फटाक से कितनी बनेगी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बताइए। हाँ बिल्कुल राइट बोला आपने। इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया होगा आपने, वो निकल के आएगा 5। कितना निकल के आएगा बच्चों? 5। अभी रीज़न भी तो जान लेते हैं भैया कि 5 क्यों निकलेगा। भाई 5 क्यों निकलेगा, इसका रीज़न भी पता होना ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अरे रे रे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भैया, ये कैसे हो गया? क्वाइट ओरिजिनल यार, यहाँ से कुछ चेंज करना था मुझे। चेंज 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 इंटर हैंड रिटन नो नो भैया, ये नहीं चाहिए हमें। इरेज करो इसे, इरेज करो भैया, इरेज हो गया आराम से। हाँ तो चलो रेगुलर पेन को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया, ठीक है, यही रखना अपने को। बाकी कुछ समहोम आया है, आई थिंक समहोम आया है। चलो बड़ा वाला ले लेते हैं ना, इरेजर। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी भैया, मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन दिक्कत नहीं आने की भैया, आप कुछ सॉल्व करने हैं। हाँ जी, इसके अंदर आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, नहीं फेसेस, फेसेस फेसेस फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये वाला फॉर्मूला लगाना ना। हाँ, आपको कितने यहाँ पर फेस दिख रहे हैं और कितने यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं। बॉक्स तो भैया अपना एक ही है ना, एक बॉक्स ही है ना भाई। कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी आपके पास, कोई भी क्यूब हो, आपको क्यूब भी नहीं मिल रहेगा हमें। तो यार दिक्कत तो यही है कि हमारे पास रियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ऑल आउट लेकर ही पड़ेगी, है ना। रे 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 रे, बहुत घनघोर बेइज्जती है यार। देख रहे हैं आप, ऑल आउट, मच्छर भगाने का, ठीक है। ये अपने पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एज्यूम करते हैं ये वाली। इसके कितने भैया फेस दिख रहे हैं आपको? ध्यान से बताना। फेस, एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, पांचवा फेस ये, नहीं 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। कितने फेस दिख रहे हैं आपको? 6 फेसेस। अगर आपको यहाँ पे 6 फेसेस नज़र आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। वैसे टेक्निकल एरर आ चुका पीछे बैकग्राउंड में, सायरन बज रहा है ना, लेकिन समझिए आप चीज़ों को। 6 फेसेस हैं और एक ये बॉक्स है, सो 6 माइनस के 1 कितना बन चुका आपका? कितना बनेगा? 5 बनेगा ना भाई, 5 ही तो बनेगा। यस बिल्कुल राइट। हाँ, इसका राइट आंसर कितना होगा? 5 होगा। जिन्होंने 5 किया है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कुटाई के पात्र हैं। तो ये अपनी स्ट्रक्चर थी, इसका कलर बदल दिया है। वो कलर क्यों बदला आपको पता होगा सभी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाओगे महाराज, तो हे महाराज आपको यहाँ पर मिलेगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने पर कितना कितना मिलेगा भैया? नंबर ऑफ फेसेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस, यही मिलेगा ना। फेसेस आपके यहाँ पर मैंने बताए थे 6 माइनस के 1 आपका बॉक्स है, तो कितना बन गया यहाँ पर बच्चों? वो बनेगा आपका 5। वैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे? देखो जनाब, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। 8 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे 3 डिग्री है। 1 कार्बन कितना है? 3 डिग्री। मीन्स सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ईच कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा
H8 बनेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट आपके पास हो जाएगा 8 + के 1 - के 8/2। तो आप कैलकुलेट करने जाओगे तो मेरे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 9 - के 4 कितना निकल के आएगा 5। ठीक बात है ना। अच्छा, आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर आ गई आपको या फिर कोई दूसरा, 2 क्यूब मैंने आपस में अरेंज कर दिए इस टाइप से। किस टाइप से? इस टाइप से। कहाँ भैया? क्यूब इस शेप अपन यहाँ से लेते हैं, ऐसे यूँ। एक ये कर दिया मैंने क्यूब ये, ठीक है। और एक दूसरा क्यूब इसी के बराबर में लेते हैं, ठीक है, ऐसे यूँ। और दोनों को एक दूसरे से और ले। अरे रे 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 क्या हो रहा है? हे प्राणदाता, क्या हो रहा है? छोटे छोटे क्यूब निकल के आ रहे हैं। ये तो पैदावार बढ़ चुकी है क्यूब की। ये मान के चलो ऐसे यूँ हैं। ये ऊपर कैसे होगा यार? इसके बराबर में लेके आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ये 2 क्यूब आपस में कैसे जाएंगे ऊपर यार? चलो, बाय द वे तुम समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। ड्रॉ नहीं हो रहा है, वैसे अपने ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये पूरा काम तमाम हो रहा है यार। इसको ना इरेज ही कर देते हैं पूरी स्लाइड को, ठीक है। बात ख़त्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन जाते हैं तो यहाँ पर अगली चीज़ आती है अपने पास कि भैया कोई और भी चीज़ हो सकती है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की। हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक फार्मूला और आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का, और वो अपने पास फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा है भैया? इंटरेस्टिंग। वैसे तो इंटरेस्ट जगा देते हैं अपन, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस के नंबर ऑफ रिंग्स, ये तो आप जानते ही जानते हैं। प्लस के आपको एक चीज़ और करनी है। क्या करनी है बच्चों? एक चीज़ और करनी है आपको, बस एक ही चीज़। वो करनी क्या है आपको? वो करनी है आपको 1/2 इंटू के चार्ज। कुछ चार्ज स्पीसीज आ चुकी है, चाहे आपका वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर फ्री रेडिकल हो, कैसी भी कंडीशन आ जाए, बस 1/2 से उसे क्या कर दीजिएगा, ख़त्म। हाँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर ये समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहलवाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तभी तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि एसिटेटाइन है अपने पास। एसिटेटाइन जानते हैं ना, H यहाँ पर हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर O ऑक्सीजन। इस टाइप से यही होता नहीं होता है? होता नहीं होता है। हाँ जी। स्टार्टिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना? बिल्कुल था, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड, प्लस के यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर चार्ज दिख रहा है आपको 1। तो आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो 1.5 आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आएगा। एसिटेटाइन नहीं है, ठीक है। CH3CO- होता है, ठीक है। वैसे एसिटेटाइन के अंदर भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। आपने इस चीज़ पर ध्यान दे लिया, एसिटेटाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O-, ठीक है। ये अपने पास है। इसके अंदर भी कैलकुलेट करने जाओगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा अपने पास? 1.5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। क्या सभी का 1.5 निकलता भैया? है ऐसा हो सकता है कि सभी का 1.5 निकले? हाँ। आखिर ऐसी कहानी क्या है जिसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ? आपने इसका नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लगा दिया फिनोल। तो ये फिनोल ही होता है। फिनोल का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वो होता है अपना कितना भैया? जल्दी बोलो फटाक से। 3 पाई और 1 रिंग, तो बोलो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को यहाँ से गायब कर देता हूँ, गायब कर दिया मैंने, क्या कर दिया? गायब कर दिया, तो मेरे पास जो रेक स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो कुछ ऐसी निकल के आएगी, ऐसे यूँ यूँ यूँ, और यहाँ पर O-। होगा नहीं होगा?
साथ में एक H+ यहाँ से बाहर निकल गया, और जो ये चीज़ कहलाती है आपकी फिनॉक्साइड आयन। फिनोल से क्या बन गया आपका, फिनॉक्साइड आयन बन गया। इसके अंदर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बस कुछ नहीं करना, जितना चार्ज दिख रहा है उसका हाफ कर दो। तो हाफ करेंगे अपन तो कितना निकल के आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो अपने पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकलेगा इसके पास, बताओ। 3 पाई है और एक रिंग है प्लस के 1/2 की, और चार्ज दिख रहा -1, तो यहाँ पर आपका निकलेगा यहाँ पे 4.5। कितना निकलेगा, 4.5। तो 4 स्पीसीज़ का ऐसे आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ चुकी है बात, क्लियर है ना पॉइंट। अच्छा, कोई और भी पॉइंट है किसी के पास, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको समझ में नहीं आया हो। आई थिंक सभी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। इसको पहले कॉपी कीजिए। अब देखिए, मैंने आपके सामने कुछ टाइम के ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे नेमिंग दी है, और मेरे पास जो नेमिंग है वो बेसिकली 3 टाइप की नेमिंग है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहली जो नेमिंग है अपनी वो है ट्रिवियल नेमिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आगे। और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने का मेरे पास 3 मेथड है। पहला आपका ट्रिवियल नेमिंग, जो बहुत ही एंसेंट टाइम से है, जो एंसेस्टर थे हमारे नहीं, रदरफोर्ड भैया के या फिर न्यूटन भैया के। बिकॉज़ यहाँ पर तो वो सब सिस्टम नहीं था ना उस टाइम में। अगर आप अपने गांव में किसी अपने दादाजी को बोलेंगे कि मेरे को ना मीथेन चाहिए, वो बोलेगा यार क्या बोल रहा है। वो बोलेगा कि अब मेरे को पापा जी वो चाहिए, सिट्रिक एसिड चाहिए। तो हो सकता है कुछ उसको पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता इस बारे में। लेकिन सबसे पहले जो नेमिंग आई थी वो ट्रिवियल नेमिंग थी आपकी। जो एंसेस्टर थे रदरफोर्ड भैया के, न्यूटन भैया के, या फिर दूसरे ग्रेगर जॉन मेंडल भैया के, तो उनके द्वारा जो कंपाउंड्स का नाम बोला गया था वो ट्रिवियल नेमिंग के अंदर आता है। ये मत सोचना कि न्यूटन का कुछ लेना देना नहीं था केमिस्ट्री से, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अपने पास कॉमन नेमिंग भी बेसिकली कहीं ना कहीं तक रिलेटेड थी ट्रिवियल नेमिंग से। और आज की जो है वो है IUPAC, आयुपेक इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये अपने पास 3 टाइप हैं नेमिंग के, और इसमें आपका बेसिकली ये ट्रिवियल नेमिंग है कुछ कंपाउंड्स की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही खैर, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर गिने चुने आपके लिए ये बनाए हैं, तो इनको ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कैसे ध्यान रख लेना है, जैसे मैं ध्यान रखवाने की सोचवा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो अपन देखते हैं 1 by 1। CH4 जो आज का मीथेन है, इसको हम ट्रिवियल नेमिंग के अकॉर्डिंग मार्स गैस के नाम से बुलाते हैं। और ये अक्रेंस, सोर्स ऑफ अक्रेंस क्या था इसका, मार्स एरिया, दलदल वाले क्षेत्रों से हमें ये मिलती थी, ठीक है। CH3OH आज का जो मीथेनॉल है वो आपका बेसिकली वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, जो डिस्टिलेशन ऑफ वेट वुड। जब हम किसी वेट वुड को जलाते हैं तो निकलता है ना, थोड़ा डिस्टिलेशन होता है, उसका डिस्टिलेशन है ना, तब वो क्या होता है आपका वुड स्प्रिट होता है, जो हमें वेट वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है। तीसरा अपने पास क्या होता है, CH3CH2OH, सबसे भयंकर चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ आज की जनरेशन की, हाँ, मिस्क्यूरांडिरम। ये ग्रेन एल्कोहल है, और इसका कहाँ से अक्रेंस था, फर्मेंटेशन करते थे ग्रेन्स को, अनाजों को यहाँ पे फर्मेंट किया करते थे, तब जाकर मुझे क्या मिलता था, ग्रेन एल्कोहल। आजकल भी बहुत जगह कच्ची दारू का इस्तेमाल किया जाता है, और पता होगा आपको कहाँ से किया जाता होगा, ठीक है, मैं लोकेशन नहीं बता रहा, पहुँच जाएंगे आप। HCOH ये आपका फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा, वो रेड आंट में होता है, फॉर्मिका बोलते हैं इसको, ठीक है। CH3COH एसिटिक एसिड है, और ये एसीटम में पाया जाता है। विनेगर ऐसी चीज़ है। विनेगर क्या होता है बेसिकली आपका, ये
डालते हैं ना जितने भी फास्ट फूड जंक फूड हैं, चाउमीन हो गया, इनके अंदर सिरके, मतलब टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मतलब बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर देखो आगे, ये अपने पास CH3 CH2 CH2 COH, आज का जो ब्यूटेनोइक एसिड है उस टाइम का ये ब्यूटारिक एसिड था। और ब्यूटारिक क्या होता है, ये फ्रोथ ऑफ बटर का जो फ्रोथ होता है ना, मतलब फ्रोथ क्या होता है, झाग टाइप का होता है ना बटर का, उसका फर्मेंटेशन के थ्रू हमें क्या मिलता था, यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड मिलता था, तो इसीलिए इसका नाम ब्यूटारिक एसिड पड़ गया। आज का जो पेंटेनोइक एसिड है उसको वेलरिक एसिड के नाम से बुलाता है, और वेलरियन रूट से हमें मिलता था ये, ठीक है। ये अपने पास आज का जो 6 कार्बन का हेक्सानोइक एसिड है वो उस टाइम का कैप्रोक एसिड कहलाता था। क्या कहलाता था, कैप्रोक एसिड। और जो कैप्रस होता है ये कहाँ से मिलता है, कैप्रोक एसिड कहाँ से मिलता है, कैप्रस से, गोट वगैरह से, ठीक है, ये वहाँ से मिलता था हमें। और ये आपका COH CHOH CHOH और ये COH, ये अपने पास क्या है 1,2,3 डाईहाइड्रोक्सी और ब्यूट एंड 1,4 डाईओइक एसिड। ये बेसिकली आज का टार्टरिक एसिड हुआ करता था ट्रिवियल नेमिंग में। और ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम टार्टर ऑफ द टीथ जैसे आपके येलो नहीं हो जाते, येलोपन होता है उसका, उससे हमें क्या मिलता था, टार्टरिक एसिड मिलता था। ये चीज़ कितनी गंदी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसको अपन सिट्रिक एसिड के नाम से बुलाते थे ट्रिवियल नेमिंग में। और ये कहाँ से मिलता है हमें, सिट्रस फ्रूट से, जैसे आपका आंवला हो गया है ना, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला हो गया है ना, और दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सभी क्या थे आपके सिट्रस फ्रूट के नाम से जाने जाते थे। ये आपका यूरिया सबसे पहले किसने निकाला था इसको बताइए, फ्रेडरिक फूलर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूरिया, पहला लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाने वाला आर्टिफिशियल मतलब कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। ये आपका कहाँ से मिलता है, फ्रॉम यूरिन ऑफ एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये इसी के नाम पर इसका यूरिन से निकलता है, तो इसीलिए इसका क्या बोल दिया गया था, यूरिया बोल दिया गया था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि ट्रिवियल नेमिंग क्या होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें रिलेटेड आपको ध्यान रखने में। अब हम बात करते हैं IUPAC की। किसकी बात करते हैं, IUPAC की। बेसिकली जो अपने पास IUPAC है, आज IUPAC में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इरेज करें, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इंटर कर जाते हैं। कॉमन नेमिंग को हम एट द एंड ऑफ IUPAC देखेंगे, पहले हम IUPAC देख लेते हैं, ठीक है। अपनी IUPAC, प्यारी प्यारी IUPAC फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी पूर्ण नाम है, लेकिन पूछने वाला तो है नहीं हुई। जो बेसिकली आपके पास IUPAC होती है, इस IUPAC के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। कैसे होती है सर, बताइए ज़रा कैसे होती हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है IUPAC, किसी भी IUPAC नेम को लिखने के लिए मेरे पास एक तो होता है प्रेफिक्स, दूसरी चीज़ होती है अपने पास वर्ड रूट, और तीसरी चीज़ होती है अपने पास सफिक्स। ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं IUPAC नेमिंग के लिए। अब इसमें भी हमारे पास जो प्रेफिक्सेस होते हैं उनको अपन ने 2 डिग्री प्रेफिक्स के नाम से बोल दिया और 1 डिग्री प्रेफिक्स के नाम से भी बोल दिया, ठीक है। वर्ड रूट को वर्ड रूट ही रहने कारण नंबर। दूसरी चीज़ ये 1 डिग्री सफिक्स, और ये क्या है आपका 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। मतलब प्रेफिक्स और सफिक्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया। तो बारी बारी से अब देखते हैं कि बेटा एक बार थोड़ा सा
स्टॉप करना पड़ेगा, मैंने वो चार्ट पहले से बना रखा है। थोड़ा सा रुकिए जनाब, रुकिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप? तो ये हमने यहाँ पे फाइल ढूंढी आपके लिए, और इस फाइल को ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, बिकॉज अपने पास टाइम की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन कमी है तो केवल और केवल धैर्य की। आपके धैर्य की परीक्षा है कि आपने इतने टाइम तक वेट किया। तो मैंने बोला था कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड होता है यूपीएससी, उसके लिए मुझे वर्ड रूट, सफिक्स और प्रेफिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जो अपने पास प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स को मैं 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूँ, 2 डिग्री प्रेफिक्सेस और 1 डिग्री प्रेफिक्स। वर्ड रूट अपने पास कार्बन का नेमिंग होती है, सफिक्स आपके पास 1 डिग्री अगेन और 2 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 डिग्री जो प्रेफिक्स होते हैं ये 4 साइड चेन या फिर सबस्टेंट के लिए होता है। जो साइड चेन के रूप में काम करते हैं ना, उनको सबस्टेंट भी बोला जाता है, और वो आपके यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स प्रेफिक्स के अंदर आते हैं। जैसे आपका Br है तो इसको ब्रोमो बोल दिया, NH2 है तो अमीनो बोल दिया, CH3 है तो मिथाइल बोल दिया, है ना, मिथाइल बोल दिया, CH2 CH3 है तो ये इथाइल बोल दिया। अगर आपके पास बेंजीन है ना, लाइक दिस वन। बेंजीन जब साइड चेन के रूप में काम करती है तो इसको अपन फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना आपको। 1 डिग्री प्रेफिक्स में आपको टू शो द मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड। अगर कोई आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल बन रही है आपकी कुछ इस टाइप की, तो उसके लिए 1 डिग्री प्रेफिक्स होता है ना। बाईसाइक्लो हो गया, जैसे आपके 2 हैं आपकी बाईसाइक्लो, ये कंपाउंड हो गया। स्पायरो हो गया आपके पास, लाइक दिस वन, इस टाइप से, ठीक है। इन कंपाउंड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन? प्रेफिक्स यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा? 1 डिग्री। कौन सा? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। बात खत्म हो चुकी है प्रेफिक्स की। उसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट बेसिकली आपका कार्बन का नंबर होता है, कार्बन की टू शो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द चेन। अब एक कार्बन है तो 1 नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे? मीथ बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे ये तो हम अभी दिखाएंगे, खैर आपको कैसे बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये 1 डिग्री सफिक्स होता है, ये बॉन्डिंग को दर्शाता है बिटवीन कार्बन एटम प्रेजेंट इन द, हाँ, जैसे मेरे पास कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन लगाऊंगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाऊंगा, कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन लगाऊंगा। केवल और केवल कार्बन, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपने यहाँ पर इन लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन और कार्बन के बिटवीन ही क्या लगना चाहिए? यहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, तभी आपका एन इन या फिर वाई एन ई एज ए 1 डिग्री सफिक्स यूज होगा। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2 डिग्री सफिक्स। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, एल्कोहल है तो उसके लिए OL लगाते हैं, CHO है तो एल्डिहाइड होता है और इसके लिए एल लगाते हैं। 2 डिग्री सफिक्स कीटोन है तो इसके लिए ONA लगाते हैं, NH2 है तो एमाइन लगाते हैं इसके लिए। समझ में आ रही है बात आपको? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप पेन डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आपके पास ये है, हमारे पास देखो ज़रा, इसमें आपको कार्बन की जो नंबरिंग है वो दर्शा रखी है। C1 को अपन मीथ बोलते हैं, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नंडेक। C11 को अंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक और एइकोस, EICOS। इसको अगर आपके पास 20 कार्बन है, वैसे आपको 10 तक ही याद रखने, 10 से ज़्यादा कंपाउंड की पॉसिबिलिटी होती है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और C30 हो गया आपका ट्राइकॉन्ट हो गया, और उसके बाद टेट्राकॉन्ट हो गया। C50 को बोलते हैं पेंटाकॉन्ट। क्या बोलते हैं? पेंटाकॉन्ट, ठीक है। एक्योस हो गया, ट्राइकॉन्ट हो गया, टेट्राकॉन्ट हो गया, ठीक है, और पेंटाकॉन्ट हो गया। ये आपके कार्बन की नंबरिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़े। सबसे पहला रूल आता है हमारे पास कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन किस टाइप से आपको करना है। आखिर आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर पेरेंट चेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत से स्टूडेंट को यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को हम दूर करते हैं आपके लिए कि आज आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन किस टाइप से यहाँ पे करना होगा। सबसे पहली चीज़ कौन सी चीज़? सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, कौन सी ध्यान रखनी है बच्चों? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरे पास IUPAC में पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल के ड्यूरिंग क्या करना है यहाँ पर। और जो ये पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल जो होगा ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होगा। किसके लिए होगा? ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया,
ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेरेंट चेन अगर आपके डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तब उस कंडीशन में अलग टाइप से हम यहाँ पर पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, तो आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सिलेक्शन जो है आपका ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, और ये वेरी करता है जब आपके मेन फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब आपको किस टाइप से सिलेक्शन करना पेरेंट चेन का। दूसरी चीज़, अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, तब अलग टाइप से पेरेंट चेन का सिलेक्शन होता है। पहले हम इस टाइप से देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एल्केन की ही बात करूं तो एल्केन के अंदर जो एल्क वर्ड है ये बेसिकली वर्ड रूट होता है। एल्क जहां पर वर्ड आ जाता है वो वर्ड रूट होता है। एन क्या, यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स, एन क्या अपने पास 1 डिग्री सफिक्स है। तो वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स के बिना कोई भी कंपाउंड का नेम नहीं बन सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कार्बन चेन विद इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन के दौरान, जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। अगर आपके पास 2 ऐसी चेन मिल रही हैं जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तब उसके संग वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। और सी है आपका पेरेंट चेन विद लोएस्ट लोकेंट नंबर टू द साइड चेन, मीन्स आपका लोएस्ट नंबर मुझे मिलना चाहिए साइड चेन को, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मेरे पास है CH4, सभी जानते होंगे CH4 जो अपने पास होता है ये मीथ होता है, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स इन होता है। मैंने बोला CH3 ये ईथीन होता है, ईथेन होता है। 3 कार्बन का मेरे पास ये प्रोपेन होता है, और 4 कार्बन का मेरे पास ये ब्यूटेन होता है, और 5 कार्बन का मेरे पास पेंटेन होता है, एंड सो ऑन। यही होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इनके अंदर तो आपको 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 की, 1 की, 3 की और 2 की मिल रही है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाए, ब्रांच आनी स्टार्ट हो जाए, तब उस टाइप किस टाइप से आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है वही मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको यहाँ पे उस स्टोरिंग नेमिंग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं भैया, जैसे मैंने बोला मेरे पास CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और ये CH3। अगर आप इसके अंदर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने जाओगे तो मुझे यहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, दूसरी चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल साइड चेन होनी चाहिए, और लोएस्ट लोकेंट सेट यहाँ पे लगना ज़रूरी है। इस वाले में केवल पहली वाली कंडीशन ही फुलफिल हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे स्टेट वाली को पेरेंट चेन मान के चलोगे, सॉरी स्टेट वाली को, रुको 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है। अगर मैं ऐसे जाऊँ 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपकी जो 6 कार्बन के नंबर हैं वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6। सो आपका राइट सिलेक्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। कौन से वाला होगा? ये वाला होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे मैं पूछता हूँ आपसे, ये आपके पास है, ठीक है, जहाँ से आपका बेंट हो रहा है वहीं से आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। स्टेट वाली को अपन मानेंगे तो 9 कार्बन होंगे। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो 8, तो
पेरेंट चेन कौन सी वाली बन सकती है आपकी यहाँ पर, केवल और केवल 9 कार्बन की। तो आपकी जो पेरेंट चेन बनेगी यहाँ पर वो 9 कार्बन की ये वाली होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर ये पेरेंट चेन है आपकी तो दूसरी वाली जो बच चुकी है, जितनी भी चीज़ें बची होंगी वो आपकी साइड चेन के रूप में काम करेंगी। बोले तो प्रेफिक्स उनके लिए यूज़ किया जाएगा नेमिंग के दौरान। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कुछ कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जिनकी आपको आईपी नेमिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ मैं आपको जिनकी आईपी नेमिंग आपको करनी है। रुको एक सेकेंड, रुको। मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ जिनके अंदर पेरेंट सेल का सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपन बैकग्राउंड। यस, पेन सेलेक्ट किया यहाँ से, और मैं आपको कुछ कंपाउंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन कर दे रखा है, उनको एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक अपने पास ये है, दूसरा अपने पास ये है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे ठीक है, ये CH है आपका। यहाँ से फिर मैं CH, CH3 और ये CH3। ठीक है, इन ये 3 हो चुके हैं आपके बाद। उसके बाद फोर्थ पे लेते हैं अपन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके अंदर पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए फटाक से। आई थिंक कर लिया वो आपने वीडियो को पॉज करते हुए। अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस टाइप से आपका यहाँ पे सिलेक्शन सही है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं से भी आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, स्टेट वाली के अंदर ये 6 कार्बन है, 7 कार्बन को मुझे प्रायोरिटी दे रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं इस वाली को पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूँ, इस वाली को, ठीक है, इस वाली को मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन और ये तीसरी साइड चेन, 7 कार्बन के संग 3 साइड चेन मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो पेरेंट चेन आपकी ये वाली बनेगी, तीनों आपकी क्या है, इथाइल मिथाइल मिथाइल साइड चेन के रूप में काम कर रही हैं। समझ में आ चुकी बात आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नो। अब देखो कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कोई और ज़्यादा यहाँ पे पेरेंट चेन किसी दूसरी पेरेंट चेन को सिलेक्ट करे हो आप, तो आपको साइड चेन यहाँ पर ज़्यादा मिल सके, ऐसा नहीं है ना। तो आपके ये 7 कार्बन के संग 3 साइड चेन के संग पेरेंट चेन बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ 7 कार्बन की, तो मेरे पास ये आइसोप्रोपाइल है पूरी, ये एक साइड चेन मिलती है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ यहाँ पे, कैसा करूँ यहाँ पे मैं कि मैं पेरेंट चेन इस वाली को मानता हूँ, इस वाली को,
1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की तो आपके पास पीसी है। साथ में देखो एक साइड चेन ये, दूसरी साइड चेन ये, तो मेरे पास 2 साइड चेन मिल रही है। तो आपका करेक्ट सिलेक्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा जो मैंने बताया आपको। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कौन सा सिलेक्शन होगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9। तो राइट सिलेक्शन कौन सा होगा आपका? ये वाला। कौन से वाला होगा? ये वाला होगा सिलेक्शन, ठीक है। ये इथाइल और इथाइल साइड चेन के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट ये पता चल गया होगा कि किस टाइप से आपको सिलेक्शन करना है पेरेंट चेन का। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आई हो चुकी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोज़, ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाते रहें। तो टिल देन